हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं सुशीला कुमारी सिंह। मैंने बीएड एंड बीएससी किया है एंड एमएससी ज्योग्राफी में हूँ। करीब 23 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और 7 साल प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में। और मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 9th एंड 10th का यहाँ ले रही हूँ। और आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। हमने न्यूट्रिशन कर लिया था, अब रेस्पिरेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या करना है हमें। तो जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है। नॉर्मल वे में हम सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमने हवा को लिया, एयर लिया अंदर, और वो एयर हमारा लंग्स में गया। और लंग्स में जाने के बाद वहाँ एक पार्ट होता है अल्वियोली। वो अल्वियोली के ऊपर पूरे ब्लड वेसल्स होते हैं और वो उसको ऑब्जर्व करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेता है और हीमोग्लोबिन को दे देता है, वो पूरे सेल्स में ले जाएगा। तो एक्चुअली रेस्पिरेशन मीन्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर। दैट मीन्स कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन गया और वहाँ पर वो टूटता है और एनर्जी निकालता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो खाने को तोड़ेगा और उससे एनर्जी निकालता है। ठीक, तो दैट इज रेस्पिरेशन। अब ये सांस लेना और छोड़ना क्या है, ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स हम सांस खींच रहे हैं, हमारे अंदर हवा गई, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्ट जितने भी गैसेस हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। सांस लेना और छोड़ना ये जस्ट है ब्रीथिंग, ये फिजिकल प्रोसेस है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है, और ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर द फूड ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द सेल with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का कैटाबॉलिक है। ये कैटाबॉलिक हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में जब चीज़ें बनती हैं, जैसे खाना फोटोसिंथेसिस में बन रहा है, तो वो एनाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, और जब चीज़ें टूटती है, कुछ टूटता है, तब हम उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में हमारे सेल्स के अंदर खाना जो हमने खाया था, जो डाइजेस्टेड फूड था ग्लूकोज के रूप में, वो हमारे सेल्स में गया। और सेल्स में जाने के बाद जब हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन जा कर के उस खाने को सेल्स के अंदर तोड़ता है, और तोड़ने के बाद तब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, वाटर निकालेगा एंड एनर्जी निकालता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें निकलती है। अब आ जाइए कि हम देखते हैं इसमें कि रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन का स्टेप क्या हो जाएगा कि ब्रीथिंग का स्टेप होगा। ब्रीथिंग, व्हाट डू मीन बाय ब्रीथिंग। यहाँ पर हम ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया कि ब्रीथिंग क्या है, ये जस्ट गैसियस एक्सचेंज है। दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज गैस, टेक ऑफ ऑक्सीजन अलोंग विद द एयर। ठीक है, और एक्सहेल हम क्या कर रहे हैं, बाहर क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। तो ब्रीथिंग क्या है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। दैट मीन्स कि हमने हवा को अंदर लिया, उसमें ऑक्सीजन भी है, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो जितने भी गैसेस हैं हमारे अंदर जो हवा के साथ गई थी,
वो बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ हमारे नाक से लेकर के हमारे लंग्स तक ही होता है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? हमारे नाक से लेकर के लंग्स तक ही होता है। ब्रीथिंग जो है इतना ही इन्वॉल्व करेगा, हमारा नाक से लेके कहाँ तक करेगा? वो नॉस्ट्रिल से लंग्स तक, ठीक है। अब आज ये दूसरा है यहाँ पर कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड in order to release carbon dioxide in the cell, that is cellular respiration। और चूंकि दूसरा क्या है? breakdown of the glucose in the cell and release carbon dioxide, water and energy, ठीक है। ये कहाँ होगा? हमारे सेल्स के अंदर होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज जो हमने खाया है, दैट मीन्स कि जो खाना हमने खाया था कार्बोहाइड्रेट, वो पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया वो। तो वही ग्लूकोज कहाँ गया? हमारे सेल्स में गया, C6H12O6, और ऑक्सीजन जो हमने लिया, ऑक्सीजन हमने कैसे लिया? हमने सांस खींचा तो हवा गई, हमारे अल्वियोली ने ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया, उसने ब्लड को दे दिया, ब्लड ले जाकर पूरे सेल्स को दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिलकर के ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए इतनी चीजें बन रही है यहाँ पर इस प्रोसेस में, जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जहाँ ऑक्सीजन है लेकर ये कर रहा है, तो यहाँ पर 38 ATP निकलता है, ठीक है। 38 ATP एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनल डाइजेशन जो फाइनल ब्रेकडाउन कहाँ होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का फाइनल ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और वहीं पर ऑक्सीजन का यूज होता है। ये ऑक्सीजन को लेकर के ये खाना तोड़ता है, दैट मीन्स कि ये खाना जो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहाँ पर टूटता है ये, और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, उसके बाद वाटर निकालेगा, और ये 38 ATP ऑफ एनर्जी निकालेगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा होता है, जब जब सेल को जरूरत पड़ती है, किसी भी सेल्स को जरूरत पड़ती है, तब इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं बाकी के जितने भी प्रोसेस है उसके लिए। और वो कौन सप्लाई करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई करता है सेल्स को जब भी उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। एंड चूंकि यहाँ पर एक और चीज़ है कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है ना, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहलाएगा। जहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है ब्रेकडाउन के लिए खाने का, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्लस सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इन ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो ईस्ट में क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के ही वो रेस्पिरेशन भी करता है, ग्रोथ भी करता है, ठीक है। जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जैसे किसी चीज़ को फुलाना होता है, तो वो कैसे हो रहा है? तो बिना ऑक्सीजन के ही वो अपना काम कर लेता है। तो ईस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट में भी C6H12O6 है,
ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन में हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, इथाइल अल्कोहल बनाएगा प्लस थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और एनर्जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ATP ही निकल रहा है एनर्जी का। कितना निकल रहा है, सिर्फ 2 ATP ही निकल रहा है। और इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल भी कह सकते हैं, ये इथेनॉल। या तो आप कह सकते हैं कि जो खाना हमारा ईस्ट के अंदर, ये कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। खाना ये कहाँ हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। खाना टूटेगा ईस्ट में बिना ऑक्सीजन के ही, और बिना ऑक्सीजन के टूटने के बाद वो क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP, कितना कम एनर्जी निकल रहा है ये देखिए, ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम इसको कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इसे, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। ये तो आपने देख लिया कि एक तो बिना बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो गई ईस्ट में। दूसरा क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हमारे सेल्स में, खास करके बड़े जानवरों में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक और तीसरा रेस्पिरेशन का तरीका होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा दौड़ने वगैरह से या ऐसे भी बहुत लोगों को पैर में, खास करके जब दौड़ते हैं तब क्रैम्प लगती है। पैर का नस जो है, या कहते हैं ना मसल्स जो है, बहुत जोड़ का पेन होता है मसल्स में, उसको मसल्स क्रैम्प कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि एकदम एब्सेंट है, ऑक्सीजन होगा भी, लेकिन कम मात्रा में जब ऑक्सीजन होता है तो हम उसको कहेंगे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हमारे मसल्स में क्या होता है कि इन ह्यूमन मसल्स ये सभी लोगों ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा कि पैर में अचानक मसल्स में बहुत जोर की पेन होती है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, तो इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6 दैट इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ये, और कहाँ हो रहा है ये, मसल्स में हो रहा है। तब ये बनाता है लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर भी सिर्फ 2 ATP ही एनर्जी बन रही है। कितना बन रहा है, 2 ATP ही एनर्जी बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बनाया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H5OH, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ही हमारे मसल्स में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता है मसल्स को हमारे, तो वहाँ के जो सेल्स है उसमें जो खाना है, ग्लूकोज है, वो टूटना शुरू करता है, ठीक है। और टूट करके वो लैक्टिक एसिड बना लेगा, और ये क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन रहा है, इकट्ठा होते जाता है, और तब वो हमारे पैर में बहुत जोर की मसल्स में दर्द होती है, ठीक है।
और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, लेकिन बहुत कम एनर्जी बनाएगा। तो जितना ही ज़्यादा वो टूटेगा उतना धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा निकलते रहेगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये इसका इस्तेमाल होते जाता है वैसे वैसे वो पेन धीरे धीरे खत्म होते जाता है। ठीक है, तो ये तो 3 चीज़ें थी। हमने देखा कि क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, इसमें हमने ऑक्सीजन को लिया, नॉस्ट्रिल से हमारे लंग्स में गया, वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया गया और फिर बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ आ गया और बाकी का जितना भी गैस था वो फिर जब हमने सांस छोड़ा तो बाहर निकल गए। ठीक है, दूसरा क्या था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटा और टूटने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, वाटर निकाला एंड एनर्जी निकाला। एनर्जी कितना निकाल रहा है यहाँ पर, 38 एटीपी एनर्जी निकाल रहा है। नौ एटीपी की बात जब हम करते हैं तो एटीपी क्या है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी को कहा गया है एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी एटीपी को कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जब एनर्जी निकल रही है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ठीक है, और वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, फिर उसके बाद ईस्ट में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो इथाइल अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कम एनर्जी निकालेगा। उसी तरह से हमारे मसल्स में, ह्यूमन के मसल्स में, इसको हम कहते हैं मसल्स क्रैम्प। मसल्स में जो क्रैम्प होता है वो किसके कारण हो रहा है, लैक्टिक एसिड के कारण। अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि वाई मसल्स क्रैम्प्स टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स, तब उसमें आपको लिखना होगा कि ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण वहाँ पर मसल्स क्रैम्प होता है। ठीक है, अब आइए हम एक चीज़ देखते हैं कि अब इसके लिए कि हम जब कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, हर जगह हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसको देखने के लिए हम ये एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं कि वाकई सही में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस दोनों टेस्ट ट्यूब में हम भर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या भरेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में घुला देते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या भर रहे हैं, डाल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही डालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम प्रूव कैसे करेंगे कि वाकई जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अब ये 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, हमें पता है कि एनवायरनमेंट में भी, हवा में भी
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है? 0.03%। ठीक है, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं। अब करना क्या है हमें कि इसको एक को, ये A है, ये B है, अब एक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, रख देंगे कहीं। ठीक है, और दूसरे में हम क्या करेंगे कि हम सांस को अपनी छोड़ेंगे, उसमें फूकेंगे, खूब फूकिए उसको और हिलाते रहिए। ठीक है, जब फूंकना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था उसका कलर चेंज होकर के और उसने बना लिया मिल्की वाइट कलर हो गया है। वो उसका कलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ था और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ वो रिएक्ट किया और तब उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया प्लस वाटर बनाया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वहां पर आपको साफ नजर आएगा, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो वो आपको नजर आने लग जाएगा और वो उसका कलर कैसा हो गया? मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, या ये आप घर में भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुचारा होता है। पुचारा होते वक्त देखे हैं ना, वाइट वॉशिंग जब होती है तो क्या होता है, हम कैल्शियम ऑक्साइड ला करके पानी में उसको घुलाते हैं और फिर पुचारा करते हैं। तो जब हम पुचारा करते हैं तो उस समय उसका रंग कितना गंदा होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो सूखना शुरू होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका रंग खिलता जाता है, वाइटनेस उसमें आते जाती है और देखने में सुंदर लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है जाकर के उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जिसके कारण उसका कलर ही चेंज हो जाता है। अब एक तो वो आप देख सकते हैं घर में, दूसरा है कि यहाँ पर जो हमने छोड़ दिया था ये भी बहुत स्लोली, धीरे धीरे वो उसका भी कलर चेंज होना शुरू होगा, मिल्की वाइट धीरे धीरे होता जाएगा, होगा वो। ठीक है, अब उसके बाद एक और लेते हैं हम, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और इस कॉनिकल फ्लास्क में एक हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया और इस फ्लास्क में हमने डाल दिया फ्रूट जूस। क्या डाला? फ्रूट जूस डाला। इसमें हमने ऐड कर दिया ईस्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ईस्ट ऐड कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि इस फ्रूट जूस में क्या है, ग्लूकोज तो होगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रही, इसलिए हमने क्या किया है, इसका मुंह को देखिए, इसके मुंह को हमने ढक दिया है और इसमें एक बेंट अब यहाँ देखिए, एक हमने फ्रूट जूस लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, इसमें हमने यहाँ पर कॉर्क लगा दिया। ये हमारा बेंट ट्यूब हो गया और इसको बेंट ट्यूब को हमने इस कॉर्क के अंदर क्या किया है, घुसा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि ये बेंट ट्यूब जाकर के किस में मिल रहा है, एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है। ठीक है, अब जब हम फ्रूट जूस इसमें डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम ईस्ट डाल रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है
कि वो ईस्ट के कारण क्या होगा कि वहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ नहीं है। तब ये क्या करता है कि ये टूट करके और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से होते हुए चला आएगा इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आने के बाद वो क्या करता है, उसका कलर धीरे धीरे चेंज होकर के वो मिल्की वाइट होने लगता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है वो। ठीक है, क्या बना रहा है वो? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी में। इज इट क्लियर? इसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रूव कर रहा है कि रेस्पिरेशन चाहे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, इन दोनों कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इज इट क्लियर? तो इससे तो प्रूफ हो गया। अब आइए अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन का टाइप, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। उसके पहले हम लोग ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा नेजल कैविटी हो गया, ये फेरिंक्स, ये ट्रैकिया। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो है ब्रोंकी कहलाता है। अब एक चीज आप देखिए यहाँ कि ये हमारा लंग्स हो गया, अब ये देखिए यहाँ से ट्रैकिया आया, दो भाग में बट गया जिसको ब्रोंकी कहते हैं, और फिर यहाँ पर आने के बाद ये बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स में बदल जाता है, बट जाता है। ब्रोंकी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में बदल जाएगा जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर इसके बाद भी ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में बदलेगा जिसको कहा जाता है एल्वियोली। ठीक है, आप देखिए ये हमारा लंग्स का पार्ट हो गया। हमने नाक से सांस लिया, दैट मीन्स यहाँ से हवा गई अंदर। यहाँ पर ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर देखिए वो कार्टिलेज का हाफ रिंग बना होता है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए है कि अगर हवा जब हम छोड़ दें, बाहर निकाल दें, हवा अंदर नहीं भी रहेगा तो हमारा ट्रैकिया पिचके नहीं, ठीक है, श्रिंक नहीं हो। तो श्रिंक होने से इसको
ये बचाता है, ये कार्टिलेज का जो रिंग बना हुआ है ये। अब यहाँ पर ये ट्रैकिया जो है दो भाग में बट गया और जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रोंकी कहलाता है। दो भाग जो है इसका क्या कहलाएगा, ब्रोंकी कहलाएगा। और हमारे अंदर दो लंग्स होते हैं, वो दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकी घुस जाएगा, ठीक है। और ब्रोंकी के घुसने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से वो ब्रोंकी जो है ब्रांचेस बना लेता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे उसे, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर ये ब्रोंकियोल्स फिर डिवाइड करता है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर डिवाइड करके वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं एल्वियोली। और इस एल्वियोली के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, बहुत सारे। और वो क्या, उसके ब्लड वेसल्स है तो नेचुरल है कि उसमें क्या होता है, ब्लड घूमते रहता है। इज इट क्लियर? तो ब्लड उसमें क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ से हवा अंदर आई तो हवा में हमने क्या लिया, हवा में हमने एयर लिया और इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, जितने भी गैसेस हमारे एयर में होते सारे हैं, वो सब यहाँ से होते हुए चला आया और दोनों ब्रोंकी में चला गया। और ये ब्रोंकी कहाँ है, हमारे लंग्स के अंदर है। क्लियर? अब इसके बाद ये ब्रोंकी फिर डिवाइड करता है लंग्स में घुसने के बाद छोटे छोटे ब्रांचेस में, और उस ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल्स में गया, हर ब्रोंकियोल जो है ना उस पे एल्वियोली बनेगा, एल्वियोली होता है, हर ब्रोंकियोल्स पे एल्वियोली बनेगा। दैट मीन्स कि ब्रोंकियोल डिवाइड करके एल्वियोली में कन्वर्ज करता है। क्लियर? नाउ सी, यहाँ पर ब्रोंकियोल्स के बाद मैंने एक बनाया है सिर्फ एल्वियोली, एक ब्रोंकियोल्स पे, सब पे होगा। फिर वो चला आएगा एल्वियोली में और एल्वियोली का काम क्या है कि ये ऑब्जर्व कर लेता है वहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को, बाकी के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या दूसरे गैसेस हैं उसको वहीं छोड़ देगा। किसको ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ वो ऑक्सीजन को लेगा और इसके चारों तरफ, इसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो उसको दे देगा, ठीक है, वो उसको दे दिया। फिर वहाँ से उसमें ब्लड में क्या होता है, एक खास चीज होती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको ले लेगा उस ऑक्सीजन को और उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है जो कि टेम्पररी अनस्टेबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसे। तो ये कौन बना रहा है, ये ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अनस्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे और तब वो चला जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे सेल्स में जाएगा और वहाँ जाकर के वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसी तरह से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड भी लाता है और ला करके फिर वो एल्वियोली को देगा। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉन्ड के रूप में ही आ रहा है, डिजॉल्व रूप में उसमें आ रहा है वो, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ ला करके वो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तो वो कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब उसने हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया और इस बढ़ा, तब उसको बाहर निकलना है, क्योंकि हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ, रीजन्स जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है
जिस रीजियंस में, वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजियंस में मूव करता है। तो यहाँ पर देखिए हाई कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया तो उसको बाहर निकलना है, तो जब हम सांस छोड़ेंगे तब वो बाहर निकल जाएगा। इसमें कौन हेल्प कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए डोम शेप का एक डायफ्राम है ये, जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। और ये हमारा लंग्स कहाँ है? हमारे रिब्स के पिंजरे में है। ठीक है, जितने भी हमारे हाथ हैं, हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक पिंजरे में बंद होता है जिसको हम कहते हैं रिब्स। क्या कहेंगे? वो रिब्स से कवर होता है। ठीक है, तो वो पिंजरा बना लेता है, उसी पिंजरे में हमारा लंग्स भी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये थोरैसिक कैविटी में है डोम शेप डायफ्राम। जब ये स्ट्रेच करता है, तो जब स्ट्रेच करेगा तो क्या होगा? सीधा हो जाएगा। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण ही ये या तो सिकुड़ेगा या फैलेगा। जब ये फैलता है, जब ये सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको स्पेस, लंग्स को स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाता है। ठीक है, तो बड़ा हो जाता है और हवा अंदर आ जाती है। फिर वो अपने ओरिजिनल श्रिंक कर जाएगा, अपने पहले वाले, रिलैक्स करेगा तो पहले डोम शेप में बन जाएगा वो। तो फिर से यहाँ पर जगह की कमी हो जाएगी, तो ये श्रिंक करेगा हमारा लंग्स, क्योंकि लंग्स जो होता है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, जब ये श्रिंक करेगा तो क्या होगा? सारा हवा को बाहर पुश कर देता है। ठीक है, तो ये जब फैल रहा है तब क्या हो रहा है? फैलने पे यहाँ पर स्पेस बढ़ रही है, हवा अंदर जा रही है। जब ये सिकुड़ रहा है तो स्पेस कम हो रही है, हवा बाहर निकल रही है। तो इस प्रोसेस से हमारा ब्रीथिंग होता है। इस प्रोसेस में देखिए एनर्जी निकल नहीं रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी यूज हो रहा है। इस चीज को याद रखिएगा, एनर्जी यहाँ पर निकल नहीं रही है, यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? यूज होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आ जाइए, हम देख लेते हैं कि अब देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उस दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए एरोबिक में क्या है, सबसे पहला पॉइंट एरोबिक का है कि ये क्या करता है? टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कर रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर दूसरा है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यहां पर तीसरा है lots of energy is
रिलीज्ड। यहाँ पर लिटिल एनर्जी इज रिलीज्ड। फोर्थ पॉइंट इसका है 38 ATP energy released। यहाँ पर 2 ATP इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? इथाइल और इथेनॉल, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस देखिए कि एरोबिक एंड एनारोबिक में एरोबिक कहाँ होता है? टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की, एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है पॉइंट इसका कि टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो हो रहा है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट इज, और वो कहाँ हो रहा है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जहाँ हो रहा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा। इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होते हैं, उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इसमें हो रहा है 2 ATP एनर्जी सिर्फ रिलीज हो रहा है। और एंड प्रोडक्ट क्या है इसका एरोबिक का? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड प्रोडक्ट उसका क्या है एनारोबिक का? इथाइल या इथेनॉल अल्कोहल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कुछ कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगी कि उसे सॉल्व करूँ। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए आप लोग।